मुझे आप सबको वीसा रिलेटेड एक खुशखबरी बतानी है, जो एक्चुअली कल शाम को एक खुशखबरी बनी। उसके पहले मैं काफी ज्यादा टेंशन में था। रीजन बीइंग कि जापान का जो भी वीसा है उसे 5 to 7 बिजनेस डेज लगते हैं। अब चीज ये है कि अगर मैं अपने जो वीसा एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स है वो पुणे वाले वीएफएस में सबमिट करने के लिए जाता तो 3 एक्स्ट्रा दिन लगते, क्योंकि सबसे पहले दिन पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मुंबई वाले वीएफएस में चले जाते, दूसरे दिन पे मुंबई की वीएफएस टीम वो डॉक्यूमेंट्स चेक करती और तीसरे दिन पे वो एम्बेसी चले जाते। इसीलिए लकीली वहाँ के जो भी स्टाफ लोग थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे और उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आप मुंबई को एक ट्रिप लगा सकते हो तो जाके वीसा एप्लीकेशन फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स वहीं पर सबमिट कर देना। एंड आई डिड एग्जैक्टली दैट। उसकी वजह से 3 दिन बचने की वजह से कल का जो दिन था वो उन 5 to 7 बिजनेस डेज का पहला दिन था। तो मुझे ये बेसिक आइडिया थी कि कल, आज और कल इन 3 दिनों के बीच में वीसा आ जाएगा। पर सीन ये था कि परसों इस पूरे हफ्ते का आखिरी दिन है, विच मीन्स इट इज द लास्ट बिजनेस डे। तो मैं ऐसे फिंगर्स क्रॉस करके बैठा था कि आई होप वीसा इस हफ्ते में ही आ जाएगा, वरना हमें ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि डिपार्चर के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। सो जब मैं वीएफएस में गया और अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए तो मुझे ये एक बहुत ही लंबी रिसीट मिली। इस रिसीट पे नॉट जस्ट पेमेंट डिटेल्स पर ऐसे कुछ मैट्रिक्स है जिससे आप आपके पासपोर्ट को ट्रैक कर सकते हो। और यहाँ पर उन्होंने एक पासपोर्ट रेफरेंस नंबर दिया है। इशू ये है कि मैंने गूगल पे बहुत चेक किया और गूगल ये बता रहा था कि पासपोर्ट नंबर के लिए आपको एक 2 डिजिट नंबर हाइफन और एक 10 डिजिट नंबर ऐसे एंटर करना पड़ता है। पर मुझे जो रेफरेंस नंबर मिला था दैट वॉज नोवेयर क्लोज टू दैट फॉर्मेट। इसीलिए कल ऑलमोस्ट पूरे दिन मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि मेरा पासपोर्ट कहाँ पर है, उसका स्टेटस क्या है। पर और थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि एक्चुअल रेफरेंस नंबर एंटर कैसे करते हैं। और फिर फाइनली कल शाम को एक मैसेज आया कि आपका पासपोर्ट कुरियर के पास हमने पहुंचा दिया है, वो जल्दी ही आपके पास आ जाएगा। अब यार, मुंबई टू पुणे की जो कुरियर सिस्टम होती है वो डेली चलती है, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा पासपोर्ट आज या मैक्स टू मैक्स कल आ जाएगा। पर इफ एनीथिंग, मुझे ये पता है कि कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। हमारे कोई भी फ्लाइट टिकट्स या होटल बुकिंग्स कैंसिल करने की जरूरत नहीं है और हमारी ट्रिप हो रही है। अगर ट्रेनिंग रिलेटेड थोड़ी सी बात की तो हम हमारे ओरिजिनल स्प्लिट पे वापस आ गए हैं। फॉर ऑल द न्यू व्यूअर्स, हम एक 4-डे स्प्लिट फॉलो करते हैं, दैट इज लेग्स, चेस्ट एंड शोल्डर्स, बैक, आर्म्स, रिपीट। ये हो गया एक 4-डे ट्रेनिंग स्प्लिट। और पिछला हफ्ता खत्म होने के बाद डिपार्चर डेट के लिए एक्चुअली एग्जैक्टली 8 दिन बचे थे। तो आई वाज सुपर हैप्पी कि निकलने के पहले हम सारे मसल ग्रुप्स को 2 बार ट्रेन कर पाएंगे और हमारी जो 4-डे ट्रेनिंग स्प्लिट की साइकिल है वो एकदम परफेक्टली पूरी होगी। दैट इज वेरी एक्साइटिंग। आज हम बैक ट्रेन करने वाले हैं, सिर्फ बैक में। फॉर अ सेकंड बैक एंड बाइसेप्स बोलने वाला था क्योंकि दिल में पुश पुल लेग्स है। आपको एक फनी चीज बताता हूँ। ऐसे अगर मेरे दिमाग में है कि हम अगले हफ्ते ट्रैवल करने वाले हैं और कुछ दिन ट्रेनिंग का जो रूटीन है वो थोड़ा बहुत ब्रेक होने वाला है, तो मेरा ट्रेनिंग मोटिवेशन बहुत ही ऊपर चला जाता है। रेगुलर व्यूअर्स को ऑलरेडी पता है कि मैं जिम में कितने इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करता हूँ, पर ट्रैवल करने के पहले वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इट गोज नेक्स्ट लेवल। आई फील लाइक मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली वो चीज रहती है कि अगले हफ्ते मैं कुछ दिनों के लिए ट्रेन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अभी मुझे जो भी मिल रहा है उसके लिए मुझे ग्रेटफुल रहना चाहिए। ये सारे थॉट्स मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं। और इवन छोटी छोटी चीजें जैसे हमारे रूटीन में प्री वर्कआउट बनाना, जिम जाते वक्त स्लोली स्लोली गाड़ी में प्री वर्कआउट पीना, इन सारी चीजों को मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और एक और अपडेट यह है कि मुझे लगता है कि अगले 5 दिनों में हम हमारे कट को काइंड ऑफ रोक पाएंगे। बॉडी वेट ड्रॉप हो रहा है। आपको आज जिम के बाद, ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद, होपफुली अगर वो रूम खाली होती है, यू नो विच रूम आई एम टॉकिंग अबाउट, योगा रूम जिसमें बहुत सारा व्हाइट लाइट आता है, उसमें मैं आपको एक फिजिक अपडेट दिखाऊंगा। पर वी आर गेटिंग वेरी लीन। लाइक अब तो बिना पंप के भी वेन्स वो सब निकलते हैं, वैस्कुलरिटी, सोडियम। मैं एक्चुअली ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ट्रेनिंग को वहां पर कैसे मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैंने अपनी आइटिनरी देखी जो मैंने नोट्स पे सेव किया है, तो वो बहुत ही क्रैम पैक्ड है। एंड इट मेक सेंस बिकॉज हम जापान जैसे कंट्री में रोज थोड़ी ना जाते हैं। तो अगर मैं जापान जा रहा हूँ तो मुझे वहां पर टूरिस्टी चीजें थोड़ी सी ज्यादा करनी है। पर हम सारे जिम रैट्स के लिए ट्रेनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। द कैच हियर इज कि इस पूरे ट्रिप में मैं होटल्स में नहीं रह रहा, बिकॉज वहां पर होटल्स बहुत एक्सपेंसिव है। मैंने तीनों प्लेसेस में हॉस्टल्स बुक किया है जस्ट टू सेव अ लिटिल मनी। हॉस्टल्स बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। लिटरली हाँ, वहां पे जो होटल्स के कॉस्ट है वो पर नाइट
एक डिसेंट होटल के लिए 8,000, 9,000, 10,000 पर नाइट तक जाते हैं। पर होटल्स का सिर्फ एक एडवांटेज हम जैसे बंदों के लिए है कि होटल्स में यूजुअली जिम्स होते हैं जो वहां पर रहने वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन अगले 2 हफ्तों में हम मे बी पर वीक अगर एक ट्रेनिंग सेशन लगा पाएंगे तो दैट शुड बी गुड। मे बी मैं फुल बॉडी और फुल बॉडी ऐसे 2 ट्रेनिंग सेशन लगाऊंगा जस्ट टू कीप दैट प्रोटीन सिंथेसिस गोइंग। आप भी ये पॉइंट याद रखना, अगर आपके पास हफ्ते में ट्रेन करने के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है तो स्मार्टर डिसीजन ये होगा अगर आप अपने पूरे बॉडी को ट्रेन करोगे, नॉट जस्ट चेस्ट या जस्ट बैक। क्योंकि अगर एक ही दिन है और मैं चेस्ट ट्रेन करता हूँ तो मेरे बाकी के जो भी मसल ग्रुप्स है वो बस इंतजार कर रहा है स्टिम्युलस का, तो वो देखना पड़ेगा। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर जिम जाने के लिए टाइम नहीं मिलता या आसपास अगर जिम नहीं होती तो हमें अपने बॉडी वेट का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, विच इज गुड, इट्स ग्रेट। पुशअप्स और पुलअप्स। आज की ट्रेनिंग सेशन की अगर बात की तो प्लान सेम ही रहेगा। हम बैक ट्रेन कर रहा है, सो वर्टिकल पुल का एक सेट और हॉरिजॉन्टल पुल का एक सेट लगाएंगे। वो होगा हमारा फाउंडेशन, वो होगा हमारे केक का बेस। बचे हुए फ्रॉस्टिंग के लिए हम 2 और बैक एक्सरसाइजेस चूज करेंगे और उनका एक एक सेट लगाएंगे। वो यूजुअली मैं प्री प्लान नहीं करता, मेरे दिमाग में वर्टिकल पुल और हॉरिजॉन्टल पुल यानी लैट पुल डाउन और मशीन रो फिक्स्ड ही रहता है। पर बचे हुए जो 2 एक्सरसाइजेस होते हैं वो बहुत ही इंस्टिंक्टिव होते हैं और वो मैं यूजुअली जिम में मूड और फील के हिसाब से डिसाइड करता हूँ। अच्छे कंटेंडर्स की अगर बात की तो लैट पुल ओवर एक बढ़िया कंटेंडर है क्योंकि उससे मैं अपने लैट्स को अच्छे से आइसोलेट कर सकता हूँ और इन 2 पहले मेन कंपाउंड मूवमेंट्स की वजह से ग्रिप भी थोड़ी सी फटीग हो जाती है। एक और बहुत ही बढ़िया कंटेंडर उस चौथे एक्सरसाइज के लिए है हाई टू लो यूनिलैटरल रो, जो इवॉल्व में हैमर स्ट्रेंथ की प्लेट लोडेड मशीन है। वो भी एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। पर ये होगा आज के बैक सेशन का बेसिक ओवरव्यू। ऑफ कोर्स ये 4 सेट्स लगाने के बाद हम हमारे रेड डेल्ट्स को भी ट्रेन करेंगे। शोल्डर्स की अगर बात आती है तो 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, एंटीरियर डेल्ट, साइड डेल्ट और रेड डेल्ट। उनमें से सबसे निग्लेक्टेड और सबसे अनट्रेन्ड मसल ग्रुप आपका रेड डेल्ट होता है। जब से मैंने अपने रेड डेल्ट्स को ट्रेन करना स्टार्ट किया है तब से मेरे डेल्ट्स का जो अपीयरेंस है, स्पेशली मेरी फिजिक अगर आप साइड से देखोगे तो लिटरली ऐसे बल जाता है। तो पॉइंट यह है कि अपने रेड डेल्ट्स को ट्रेन करो। उसे ट्रेन करने के लिए सिंपल रिवर्स पेक डेक से मुझे सबसे अच्छा कॉन्ट्रैक्शन महसूस होता है। सो दैट्स व्हाट वील डू। अब हर एक ट्रेनिंग सेशन काउंट होगा 5 डेज टिल डिपार्चर। लेट्स गो हार्ड। प्री वर्कआउट एक अच्छा खासा गाना, ऑलरेडी गेटिंग इन द जोन। गाइस सो अवधूत आने तक मैं बस यहाँ गाड़ी में वाइब कर रहा हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। 2 PRs के लिए हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। लैट पुल डाउन और मशीन रो पे दोनों बार हमें लास्ट टाइम 110 kgs मतलब हमने रेप आउट किया था, पर हमें लैट पुल डाउन पे आई थिंक सिर्फ 8 या 9 रेप्स मिले थे मैक्स टू मैक्स, मे बी इवन 8.5। तो आज हम उसे इन एनी केस बीट करेंगे। मुझे ऐसे गट फीलिंग आ रही है कि आज 10 जाने वाले हैं। सीम्स लाइक अ वेरी गुड डे। कल रात को नींद इतने अच्छे से नहीं हुई, इवन दो नींद अच्छे से नहीं हुई, आई फील लाइक इट्स ऑल इन प्री लिया है, गाने बजाया है, मैं पूरी तरीके से जोन में हूँ। और मशीन रो पे लास्ट टाइम हमें 110 के साथ 12 रेप्स मिले थे। मैं जिम में ऊपर जाके डिसाइड करूंगा कि वो 3 kg की ब्रिक मैं ऐड करूंगा कि नहीं। अगर ऐड नहीं करूंगा तो इन एनी केस हम 12 को बीट करेंगे। वील मे बी गो फॉर 13 और 14 रेप्स। दैट इज स्टिल प्रोग्रेस। ओ आई एम हाइप्ड, आई एम हाइप्ड। Goosebumps. आज जाने वाला है। फील आ रहा है, फील आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सब काउंट करो, 10 गए तो तुम सबको पर्सनल पार्टी, सारे 1 मिलियन लोगों को।
इन दोनों सेट्स को मैंने अपना 100% दिया है और उससे मुझे बहुत प्राइड महसूस हो रहा है। आई नो कि हम सिर्फ 5 और दिन इंडिया में हैं, पर मुझे ये सेम मेंटालिटी अगले 5 या 4 वर्कआउट्स के लिए मेंटेन रखनी है। कल आर्म्स है, वील हिट देम विद द सेम माइंडसेट। मैं बहुत ही खुश हूँ। लैट पुल डाउन खत्म होने के बाद उस 5 मिनट रेस्ट इंटरवल में मैं ये बहुत डिबेट कर रहा था कि ब्रिक ऐड करूँ कि नहीं, और लास्ट मिनट मैंने डिसीजन लिया कि ऐड करेंगे एंड इट वाज अ गुड वन। आई हैव नो आइडिया, मैं खुद के हेड स्पेस में था, ऊपर देख रहा था एंड आई वाज जस्ट पुलिंग। जब मैं घर जाके ये वीडियो एडिट करूंगा तब मैं फुटेज चेक करूंगा। यू गाइस हैव ऑलरेडी काउंटेड, सो कमेंट्स में मुझे बता देना कितने गए। आई फील रियली हैप्पी। ये थे हमारे बैक डे के 2 मेन कंपाउंड मूवमेंट्स, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल। सिंपल फॉर्मूला। अब मैं सोच रहा हूँ हम जाके वो हाई टू लो रो लगाएंगे, उसका एक ऑल आउट सेट और फिर लैट पुल ओवर। आई थिंक दैट विल बी गुड। 4 हार्ड टोटल सेट्स। मैं इतने इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करता हूँ तो मैं बैक के इन टोटल 10 या 11 सेट्स हैंडल नहीं कर सकता, मेरी बॉडी टूट जाएगी। डूइंग जस्ट द राइट अमाउंट, बैक को एक बहुत अच्छा स्टिमुलस मिल गया। लेट्स गो। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। किसी ने इंटरस्टेलर का म्यूजिक लगाया। Whoever has put it has good taste in music। मैं भी नेक्स्ट सेट के लिए वही सुनूंगा। इंस्ट्रूमेंटल्स हिट डिफरेंट। चला, लवली अवधूत, लवली। जा 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 हा जा हा जा हा। जा 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 लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि मैं बारबेल रोज परफॉर्म क्यों नहीं करता। उसका मेन रीजन आई थिंक ये है कि अगर बारबेल रोज किए तो उस नीचे के पॉइंट पे सिर्फ मेरी बैक ट्रेन नहीं हो रही है, उस बॉटम पोजीशन में उस वेट को होल्ड करने के लिए मेरे ग्लूट्स, मेरे हैमस्ट्रिंग्स, मेरी लोअर बैक, ये सारे मसल ग्रुप्स बहुत असिस्ट कर रहा है। मैं जब जिम में आके बैक ट्रेन करता हूँ तो मेरा एक मेन गोल होता है, वो है कि अपने लैट्स को और ये जो भी रीजन है उस रीजन को अच्छे से टारगेट करना। मुझे हैमस्ट्रिंग्स, लोअर बैक, ग्लूट्स, इन सारे मसल ग्रुप्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। उन सारे मसल ग्रुप्स को ट्रेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, उन सारे मसल ग्रुप्स को ट्रेन करने के लिए एक दूसरा डेडिकेटेड डे होता है विच इज लेग डे। इसीलिए जब मैं बैक ट्रेन कर रहा हूँ मैं रोइंग मूवमेंट्स के लिए हमेशा एक चेस्ट सपोर्टेड रो प्रेफर करता हूँ। उससे ये सारे बड़े बड़े मसल ग्रुप्स इक्वेशन से हट जाते हैं, मेरी लोअर बैक सेफ रहती है एंड लाइक आई सेड मैं सिर्फ अपने बैक को टारगेट कर सकता हूँ। सेम चीज इस हाई टू लो रो पे भी अप्लाई होती है। ये भी चेस्ट सपोर्टेड होने की वजह से बाकी के मसल ग्रुप ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। अगर मैं अभी एक बैक डबल बाइसेप पोज लगाऊंगा या एक लैट स्प्रेड करूंगा तो जिस मसल ग्रुप से मुझे खुद इंप्रेसिव लगता है वो मेरी अपर बैक की रीजन है। कोई किसी के लोअर बैक को देख के ऐसे नहीं बोलता कि क्या भाई उसकी क्या लोअर बैक है, कितना एस्थेटिक लग रहा है वो। प्लस पर्सनली ना, अगर मेरी ट्रेनिंग जर्नी देखी तो जब मैं एक बिगिनर था, अगर माइंड मसल कनेक्शन की बात की या
ट्रेन करते वक्त एक मसल ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच करने की बात की तो मेरा अपने बैक के साथ वो कनेक्शन सबसे ज़्यादा पुअर था और मुझे लगता है कि मशीन्स इस्तेमाल करने की वजह से वो कनेक्शन धीरे धीरे डेवलप हुआ। मशीन्स इस्तेमाल करने की वजह से जो पाथवे रहता है वो फिक्स्ड रहता है, इसीलिए इट इंश्योर कि आप वेट मूव करते वक्त सही मसल ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहे हो। एडवांस लिफ्टर्स को ये कॉन्सेप्ट इतना अप्लाई नहीं करेगा बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपकी टेक्निक ऑलरेडी बहुत सॉलिड है, पर मशीन्स पे इतना प्रैक्टिस करने की वजह से मैं बिगिनर से धीरे धीरे एक इंटरमीडिएट लिफ्टर तक गया। मैं पहले बहुत बारबेल रोज, डंबल रोज लगाता था, पर नाउ दैट आई लुक बैक एट दोज फेजेस, मैं आई डोंट थिंक अपने बैक मसल्स या सही मसल्स का इस्तेमाल कर रहा था। आई यूज्ड टू जर्क द वेट अप, मैं चीट करता था, मोमेंटम, लोअर बैक, इन सारे अननेसेसरी मसल ग्रुप्स का ज्यादा इस्तेमाल करता था। आज के बैक की ट्रेनिंग हो गई है, अब जाके रेडल्स का एक हार्ड सेट लगाएंगे एंड लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। पर रेडल्स को ट्रेन करो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप। That's it. That's it. घर जाने से पहले एक क्विक पिट स्टॉप, क्योंकि ग्रोसरी खत्म हो गई है तो हम वहाँ पे जाके प्रगति सुपरमार्केट से ग्रोसरी लेके आएंगे। मुझे दोराबजीज नहीं जाना है बिकॉज अभी हम एक फास्टेड स्टेट में हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया है, इट इज़ 11:33, इसीलिए भूख थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। दोराबजीज अगर मुझे जाना होता तो एक डिटूर लेके जाना होता, वो एक थोड़ा सा लंबा रास्ता पड़ता। सो लेट्स गो एंड गेट बेसिक ग्रोसरी। 1 डज़न अंडे, एक ब्रेड, ये मेरा सेकंड फेवरेट ब्रेड है आफ्टर केपी के, और यहाँ पर 2 किलो आलू। That's what I like to see. एक बहुत ही बड़ा पोस्ट वर्कआउट मील। ये है 4 होल एग्स और 200 ग्राम्स ऑफ ब्रेड, 4 सैंडविचेस बनाए हैं, 96 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 41 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 744 कैलोरीज। तो 12 बज गए हैं, ये होगा हमारा पहला मील। दूसरा मील मैं करीब 4 साढ़े 4 बजे खाऊंगा, आई थिंक उस टाइम पे भूख लगेगी। एंड द लास्ट मील विल बी अराउंड 9:30-10। अगेन दोनों मील्स काफी बड़े होंगे। ये मील 700 कैलोरीज होने की वजह से बचे हुए 2 मील्स है, उनके लिए मेरे पास करीब 1300-1400 कैलोरीज बचे हैं। सो उनका स्प्लिट 700 कैलोरीज वापस होगा। दैट विल गेट मी टू 2000 to 2100 कैलोरीज पर डे। पर द होल रीजन कि मैं इतने बड़े मील्स आजकल खाने लगा हूँ इज जस्ट बिकॉज मैं पर्सनली ज्यादा सेटिस्फाइड फील करता हूँ। अगर ये सिर्फ एक 300-400 कैलोरी का मील होता और अगर मैं वैसे 5 मील्स खाता तो हर मील खाने के बाद मैं कम सेटिस्फाइड और फुल फील करता। तो डाइटिंग हैक्स, पोर्शन साइजेस बड़े रखो, मे बी मील फ्रीक्वेंसी कम करो, यू विल मेंटली फील बेटर। कितना इंतजार किया मैंने तेरा। एंड इट इज़ हियर मोमेंट ऑफ ट्रूथ। और टाइमिंग देखो, मैं पूरे जो भी टैब्स अभी खुले हैं
उसमें JR रेल पास ये लू की नहीं ये सब सोच रहा था, फिर उनकी जो ट्रेन सिस्टम है वो सब देख रहा था। एंड एग्जैक्टली देन माई गेट पे एक नोटिफिकेशन आया कि भैया मेरा पासपोर्ट लेके आ गया। फिंगर्स क्रॉस्ड, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ओके, मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे जो भी अनबॉक्सिंग थी और जो भी मोमेंट था वो मम्मी पापा के साथ बिताना था। तो हम तीनों ने मिलके डाइनिंग टेबल पे वो एप्लीकेशन वो सब ओपन किया है। मेरी स्माइल देख के आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा, बट एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मैंने जो भी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं ऑफ इंडियंस अप्लाइंग फॉर द वीसा, उन सारे लोगों का जब वीसा वापस आया तो उन्हें एक सिंगल एंट्री वीसा मिला फॉर 15 डेज। हमें जापान वीसा 5 सालों के लिए मिला है, मल्टीपल एंट्रीज, मैक्सिमम ड्यूरेशन 90 डेज। तो हम 2028 तक बस प्लेन का टिकट निकाल के कभी भी जापान जा सकते हैं और हम 3 महीने के लिए वहाँ पे रुक सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल। पहले तो खोलते वक्त मुझे धक धक हो रही थी कि मिलेगा कि नहीं। ये जापानीज लोगों ने गूगली डाल दी मेरे ऊपर, बट वी आर गोइंग टू जापान और हम अगले 5 सालों में कितने भी देर के लिए जा सकते हैं। इट्स हैपनिंग।